स्टार्ट। दिल्ली सल्तनत। अभी तक हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? मोहम्मद गोरी के बारे में। आज उसी के आगे की श्रृंखला में पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। लेकिन मोहम्मद गोरी को जो हम लोगों ने पढ़ा उससे बहुत कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर ऐबक के ऊपर भी एक वीडियो। आज का जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यह भी देखना है कि गोरी ने जो कुछ भी छोड़कर गया था उसका गुलाम ऐबक कहां तक ले जाता है। आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना में गोरी की भूमिका थी, लेकिन स्थापना करने वाला कौन था? उसी का गुलाम ऐबक। गोरी को कोई पुत्र नहीं था, लेकिन वो कहता था कि मेरे जो गुलाम, हजारों गुलाम हैं, वो मेरे पुत्रों से भी बढ़ के हैं और वही लोग मेरे नाम को आगे तक ले जाएंगे। आज उसी की श्रृंखला में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक रहता है। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत रहता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो लगभग 11वीं शताब्दी में, लगभग 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 11वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य हुई। इसी दिल्ली सल्तनत में 5 वंशजों ने काम किया, जिसकी भी चर्चा होगी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले प्रथम चक्र में महमूद गजनवी का नाम आता है। अगर हम कहें कि इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना के प्रथम चक्र में, किसमें? प्रथम चक्र, जो पहला फेज था वो महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। पहले चक्र में महमूद गजनवी। और दूसरे चक्र में, दूसरा चक्र मोहम्मद गोरी से शुरू होता है। ये दूसरा चक्र किसका? मोहम्मद गोरी का। दूसरा चक्र मोहम्मद गोरी। इसी गोरी का गुलाम ऐबक, इसी गोरी का गुलाम ऐबक ने जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना में भूमिका को अदा करता है, लेकिन वो लाहौर से शासन करता है। कहां से करता है? लाहौर से। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय से, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के अंतर्गत 1206 से लेकर 1526 के बीच में 5 वंशजों ने शासन किया। कितने ने किया? 5। पहला है मामलूक वंश। कौन सा है? मामलूक वंश। पहला वंश है मामलूक वंश, जो 1206 से लेकर 1290 तक, आप कह सकते हैं कि 84 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत में था। कौन? मामलूक वंश। इतिहासकार लोग इसे गुलाम वंश या दास वंश मानने की बात नहीं करते, कहते हैं यह मामलूक वंश। इसके बाद दूसरे पे आता है खिलजी वंश। कौन आता है? खिलजी वंश। मामलूक वंश के समाप्त होने के बाद खिलजी वंश, यह 1290 से लेकर 1320 तक। कहां तक? 1320 तक। कौन आता है? खिलजी वंश। 1290 से लेकर 1320 तक। और तीसरा आता है तुगलक वंश। कौन आता है? तुगलक वंश। तीसरा तुगलक वंश, और ये भारत पर 30 वर्ष तक। तुगलक वंश जो 1320 से लेकर, तुगलक वंश भारत में 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहता है।
ठीक, 1414 ईस्वी तक, और ये भारत पर राज करते हैं 94 वर्ष तक। कितने? 94 वर्ष तक। पहला मामलुक, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक वंश। चौथा आता है सैयद वंश। चौथा कौन आता है? सैयद वंश। चौथा आता है सैयद वंश। सैयद वंश ये 1414 से लेके 1450 तक, 1414 से लेके 1450 तक। और अंतिम आता है लोदी वंश। अंतिम कौन आता है? लोदी वंश। यह 1450 से 1526 तक। ठीक है, ये 1414 से लेकर 36 वर्ष तक, और ये करता है 1450 से लेकर 76 वर्ष तक। तो दिल्ली सल्तनत जो बोर्ड पर लिखा गया, 5 वंशजों ने शासक किया। पहला था मामलूक वंश, जिन्हें इतिहासकारों ने गुलाम नहीं माना, दास नहीं माना। इनका समय था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। दूसरा था खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320 तक। तीसरा था तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। चौथा था सैयद वंश, 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। और लास्ट पांचवा था लोदी वंश, 1450 से 1526 तक। ये दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश। एग्जाम में कभी कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने सबसे ज्यादा समय तक राज किया? तुगलक वंश। कितने? 94 वर्ष तक। और किस वंश ने सबसे कम समय तक किया? खिलजी वंश। कितने? 30 वर्ष तक। ये भूलिएगा मत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिला? तुगलक वंश का शासन वंश सबसे लंबे समय तक, खिलजी वंश सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। अब ध्यान दीजिए, अब आइए मामलूक वंश। कौन सा वंश है? मामलूक वंश। ये वंश, मामलूक वंश 1206 से लेकर 1290 तक। इस वंश के शासकों ने 84 वर्ष तक राज किया। कितने? 84। इस वंश का नामकरण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कोई इसे दास वंश कहता है, कोई इसे मामलूक वंश कहता है, कोई इसे इलवारी वंश कहता है, और कोई इसे प्रारंभिक तुर्क वंश कहता है। क्या कहता है? प्रारंभिक तुर्क। कोई मामलूक वंश, कोई दास वंश, कोई इसे क्या कहता है? प्रारंभिक तुर्क वंश, कोई कहता है इलवारी वंश। इस पे शासन करने वाले 3 अलग अलग वंश के थे। कुतुबुद्दीन कुतुबी वंश का था, इल्तुतमिश शमसी वंश का था, और बलबन बलबनी वंश का था। लेकिन इन शासकों के इतिहासकार अजीज अहमद ने कहा कि दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया। अजीज खान ने दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों के नाम दिए। किसके? आरंभिक तुर्क। और हबीबुल्लाह ने इन्हें मामलूक वंश कहा। इस वंश को कहने वाले कौन है? हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह ने इन्हें मामलूक वंश कहा। किसने? इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इन्हें क्या कहा? मामलूक वंश कहा। मामलूक अरबी भाषा का शब्द है। ये मामलूक जो है, यह अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। मामलूक अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त होना। मामलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसकी मीनिंग होती है गुलामी से मुक्त होना। किससे? गुलामी से मुक्त होना, गुलामी के बंधन से मुक्त होना। इसी को क्या कहा गया? मामलूक वंश। तो दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग में जो शासक बैठते हैं वो गुलामी के बंधनों से मुक्त हो गए थे,
इसलिए इनको क्या कहा गया? मामलूक वंश कहा गया। गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं के उत्पन्न पुत्रों को क्या कहा गया? मामलूक वंश कहा गया। और इसी मामलूक वंश में 11 शासकों ने राज किया। कितने राज किया? मामलूक वंश के शासकों में 11 शासकों ने राज किया। सबसे पहले कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक गद्दी पर था। मामलूक वंश अरबी भाषा का शब्द। कितने थे? 11 शासकों ने 84 वर्ष तक राज किया, 1200 से 1290 तक। पहला क्या नाम आता है? पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर आता है आराम शाह। आराम शाह के बाद गद्दी पर आता है इल्तुतमिश, जिसे कहा गया है गुलामों का गुलाम। दूसरा शासक आता है आराम शाह। दूसरा कौन आता है? आराम शाह। और तीसरा शासक आता है इल्तुतमिश। कौन आता है? तीसरा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक। चौथा शासक आता है इल्तुतमिश के बाद, चौथे शासक का नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और पांचवें शासक का नाम आता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद पांचवा आता है रजिया। पांचवा कौन है? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, 1236 से 1240। और छठा जो आता है, छठे का नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। छठा क्या नाम है? अलाउद्दीन मसूद नहीं, बहराम शाह। छठे का नाम आता है मोइनुद्दीन बहराम शाह। छठा है बहराम शाह। सातवां है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। सातवां अलाउद्दीन मसूद शाह। आठवां है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद आठवां ये है। नौवां है बलबन। नौवां है बलबन। नौवां बलबन। और 10वां है, नौवां बलबन है, 10वां है कैकोबाद। 10वां कैकोबाद। और 11वां क्यूमर्स। 11वां कौन है? क्यूमर्स। इसे 1290 में फिरोज शाह खिलजी ने इसकी हत्या करा देता है, गद्दी पर बैठता। अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को। ये जो मामलूक वंश के सुल्तानों का नाम बोर्ड पर लिखा गया है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, गोरी का गुलाम, और इसी ने ही इल्तुतमिश को खरीदा था। इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। किसका गुलाम? ऐबक का। ऐबक किसका गुलाम? गोरी का। लेकिन इन 11 शासकों में केवल 3 शासक चर्चाओं में ज्यादा रहते हैं। एक तो ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। सबकी चर्चा होगी। लेकिन इन्हीं शासकों में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। मामलूक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर प्रथम महिला को गद्दी पर बैठाया और मध्यकालीन इतिहास में चर्चा हुआ। और एक मुस्लिम महिला एक सैनिक वेशभूषा में दरबार में बैठती थी। इन सब की भी चर्चा की जाएगी। तो मामलूक वंश के अंतर्गत 11 शासक बोर्ड पर लिखे गए हैं, सबकी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा होने के लिए सबसे पहले ऐबक। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ध्यान दीजिए, ये नाम
कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक, मात्र 4 वर्ष तक। कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में, प्रथम शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 वो भारत में मामलुक अथवा दास वंश का संस्थापक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दास वंश का संस्थापक था। भारत में दास वंश का संस्थापक था। किसका? दास वंश का या मामलुक वंश का। किसका? मामलुक वंश का संस्थापक था। ठीक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर इल्तुतमिश को माना, क्योंकि उसने दिल्ली को राजधानी बनाता है, एकता प्रणाली लाता है, सैनिक व्यवस्था को मजबूत करता है। यह काम ऐबक नहीं कर सका। ऐबक लाहौर से राज्य संचालित करता था। दिल्ली सल्तनत के लिए 1206 में गद्दी पर कौन बैठा? प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। वह भारत में मामलुक अथवा दास वंश का संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक, जिसने एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को शुरू किया था। लेकिन सर्वप्रथम ऐबक लाहौर से संचालन करता था, लेकिन इल्तुतमिश इसको दिल्ली से स्टार्ट किया। कहां से? दिल्ली से। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहां बनाता? दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली मानने वाले में आरपी त्रिपाठी, हबीबुल्लाह ऐसे नाम। के निजामी ने कहा है, ऐबक ने दिल्ली, के निजामी ने कहा कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने इससे व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा, एक शक्ति, एक दिशा और एक शासन व्यवस्था या शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्की सुल्तान कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्की सुल्तान कहा जाता है। मिनहाजुस सिराज कहता है इल्तुतमिश इतना बुद्धिमान या सुंदर था कि उसका मुकाबला नहीं किया सकता है। यह बात किसने कहा? मिनहाज ने। यही रीजन है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में ऐबक का नाम नहीं मेंशन किया है। फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक वंश का शासक था, अपने खुतबे में, यह प्री में क्वेश्चन आ सकता है, फिरोज शाह तुगलक अपने खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक का उल्लेख नहीं करता। फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती दिल्ली के सभी सुल्तानों का नाम सम्मिलित किया, किंतु ऐबक का नाम सम्मिलित नहीं किया। इसे ध्यान रखिएगा। अब आइए कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श। इसे कुरान खां कहा गया। क्या कहा गया? इसे कुरान खां कहा गया। इसे पील बख्श भी कहा गया। क्या कहा गया? पील बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला कुरान खां। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कुरान खां कुरान की सुंदर आयातों से लिखता था, जो देखने में बड़े अच्छे दिखते थे, इसीलिए इसके नाम को क्या कहा गया? कुरान खां। और हाथियों का दान करने वाला, इसलिए इसको कहा गया पील बख्श। क्या कहा गया? पील बख्श। इसे हातिम ताई द्वितीय भी कहा गया। क्या कहा गया? हातिम द्वितीय। इसे हातिम द्वितीय भी कहा गया। यह भी ध्यान रखिएगा। लाख बख्श, इसे हातिम द्वितीय कहा गया। ठीक। ऐबक एक तुर्की शब्द है। यह ऐबक एक तुर्की शब्द है। कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द। ऐबक तुर्की शब्द है। ऐबक एक तुर्की शब्द है, और इस तुर्की शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता।
अर्थ क्या हुआ इसका? चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। आप जरा ध्यान दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मामलूक वंश की स्थापना करने वाला पहला शासक। इस शासक के बारे में इसे कुरान खां कहा गया, हातिम दूती कहा गया, पील बख्श कहा गया, लाख बख्श कहा गया, और इसी ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ठीक है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। इसका जन्म कहां हुआ? इसका जन्म हुआ है तुर्किस्तान में। तुर्किस्तान में इसका जन्म हुआ, और बचपन में यह अपने परिवार से बिछुड़ जाता है। बचपन में यह अपने परिवार से बिछुड़ जाता है। जब यह बिछुड़ जाता है, बिछुड़ने के बाद इसे निसापुर के बाजार में काजी पकड़ता है और इसे बेच देता है। और खरीदने वाला कौन था? मोहम्मद गोरी। और गजनी में मोहम्मद गोरी ने ऐबक को खरीद लेता है। गजनी में मोहम्मद गोरी ने इसे खरीद लेता है, इसे खरीद लेता है। गजनी में मोहम्मद गोरी ने ऐबक को खरीद लेता है। सबसे पहले देखना है कि ऐबक मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में क्या किया है। ऐबक मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में, मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में, ऐबक मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में, यह ध्यान रखिए, मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में ऐबक ने इसे अमीर ए आखुर का पद दिया। ऐबक को मोहम्मद गोरी ने अमीर ए याखुर का पद दिया, जिसे कहा गया शाही घोड़सवार का अधिकारी। और इसने गोर, बामियान व गजनी के युद्धों में गोरी की सहायता की। जितने युद्ध भारत में हुए सब में गोरी के सहायक के रूप में काम किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग भी लेता है। ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग भी लेता है, और इसके साथ साथ ऐबक भारत में गोरी के द्वारा विजित जितने प्रदेश विजित किए गए थे सभी का संरक्षण करता था, विजित प्रदेशों का संरक्षण करता था। और इसी ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। किसको? इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय, इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय बनाया। ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। गोरी के द्वारा जीते गए सभी भारतीय राज्यों पर उसका संरक्षक के रूप में ऐबक था। अपना मुख्यालय कहां बनवाता? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में मुख्यालय बनाया। और 1194 में कन्नौज के युद्ध में भाग लेता है। और मोहम्मद गोरी के सैनिक योजनाओं का मूर्ति रूप देने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो सहायक के रूप में, लेकिन इसके साथ साथ शासक के रूप में ये मोहम्मद गोरी के दासों का सबसे विश्वासपात था। मोहम्मद गोरी इस पर बहुत विश्वास करता था। इतिहासकार मिनहाज सिराज ने कहा है, इतिहासकार मिनहाज सिराज ने कहा, स्टेटमेंट याद रहेगा, मिनहाज सिराज ने कहा है, इतिहासकार मिनहाज सिराज ने कहा है कि मोहम्मद गोरी ने एक बार कहा था, अन्य सुल्तानों को एक बेटा होता है, अन्य सुल्तानों को एक बेटा हो सकता है या दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं। मिनहाज सिराज कहता है कि मोहम्मद गोरी ने एक बार कहा कि अन्य सुल्तानों को एक बेटा हो सकता है, दो बेटे हो सकते हैं, मेरे हजार बेटे हैं, मेरे हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और मेरे बाद उन राज्यों के खुतबों में मेरे नाम को संरक्षित रखेंगे, मेरे नाम को सुरक्षित रखेंगे। मिनहाज सिराज कहता है कि एक बार मोहम्मद गोरी ने कहा
और सुल्तानों को एक या दो बेटे हो सकते हैं, मेरे 1000 बेटे जो मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे और खुतबों में मेरे नाम को संरक्षित रखेंगे। संरक्षित रखने वाला ऐबक, किसका? मोहम्मद गोरी का। क्या नाम रोशन करता है और दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा भी तैयार कर देता है। हम भले ही इल्तुतमिश को रियल फाउंडर माने, लेकिन न्यू का निर्माण तो ऐबक ने ही किया। यह ऐबक गोरी के 3 प्रमुख दास थे। एक ताजुद्दीन यल्दूज। गोरी के 3 प्रमुख दास थे। गोरी के 3 प्रमुख दास थे। नंबर 1 यल्दूज। पहला यल्दूज। गोरी के 3 दासों में पहला यल्दूज, जो गजनी में था, गजनी में। और दूसरा कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा, ये सिंध में। और तीसरा था ऐबक, ये भारत में। तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 प्रमुख दासों में जो बोर्ड पर लिखा गया, उत्तरी भारत का प्रतिनिधि था। कहां का? उत्तरी भारत का प्रतिनिधि। उत्तरी भारत का प्रतिनिधि। गोरी के 3 प्रमुख दास, एक यल्दूज, नसरुद्दीन यल्दूज या ताजुद्दीन यल्दूज जो गजनी में। दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा, सिंध और मुल्तान में। सिंध और मुल्तान में। तीसरा ऐबक, उत्तरी भारत का प्रतिनिधि था। कौन? ऐबक। तो 1192 से लेकर 1206 तक गोरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक ने काम किया। 1192 से लेकर 1206 तक गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। 1206 से लेकर 1208 तक गोरी के मलिक सिपा सालार के रूप में काम करता है। और 1208 से 1210 तक स्वतंत्र भारतीय राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वसत्ताधारी। ये ऐबक 1192 से लेकर 1206 में गोरी का सहायक, 1206 से लेकर 1208 तक, 1206 से लेकर 1208 तक गोरी का सिपा सालार, किसमें? मलिक या सिपा सालार, सिपा सालार। और 1208 से 1210 तक भारत का सर्वसत्ताधारी, भारत का स्वतंत्र भारतीय राज्य का सर्वसत्ताधारी, स्वतंत्र भारतीय राज्य का सर्वसत्ताधारी। ये इसकी रूपरेखा, किसकी? ऐबक की। सिंहासनारूढ़ कब हुआ? गद्दी पर कब बैठा? ऐबक का सिंहासनारोहण ऐबक का सिंहासनारोहण, क्या? सिंहासनारोहण औपचारिक रूप से 25 जून 1204 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। औपचारिक रूप से 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठता है। 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठता, औपचारिक रूप से गद्दी पर बैठा। कौन? ऐबक। 1206 में गद्दी पर बैठता है। इसकी नियुक्ति पत्र जो मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र 1208 कब मिलता है? 1208 में इसको नियुक्ति पत्र मिलता। गजनी के शासक महमूद के द्वारा दिया जाता। इसको नियुक्ति पत्र गजनी के शासक महमूद के द्वारा दिया जाता। और इसने दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की।
दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने किया? ऐबक ने किया। और उसके साथ साथ लाहौर को राजधानी बनाया। राजधानी कहां बनाता है? लाहौर को। लाहौर को राजधानी बनाया। अपनी कैपिटल कहां बनाई? लाहौर। और वहां पर वह सिपा सालार के पद पर था। किसके पद पर? सिपा सालार के। लेकिन इसी ऐबक की कठिनाइयां क्या क्या थी? ऐबक की कठिनाइयां क्या क्या थी? साम्राज्य विस्तार। किसका? ऐबक की कठिनाइयों में जो ऐबक साम्राज्य विस्तार के बदले जिन राज्यों को गोरी ने जीता था उन्हीं राज्यों को संरक्षित करना था। इसने अपने राज्य की सीमा को न बढ़ा के गोरी के द्वारा जीते हुए राज्यों को संरक्षित करना और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ वैवाहिक संबंध करना। इसीलिए इसने यल्दूज के साथ यल्दूज की पुत्री से विवाह करता है। नसरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन की शादी कर देता है और इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है। कौन करता है? ऐबक। ऐबक वैवाहिक संबंधों से राज्य के हमले को रोकना चाहता था। इसीलिए गजनी के शासक यल्दूज की पुत्री से खुद शादी करता है, कुबाजा के साथ अपनी बहन की शादी करता है और इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है। लेकिन 1210 ईस्वी में लाहौर में 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चौगान आज के समय का पोलो खेल खेलते हुए 1210 ईस्वी के लाहौर में किसकी मृत्यु हो गई? ऐबक की। डॉक्टर हबीबुल्लाह ने लिखा कि ऐबक के अंदर डॉक्टर हबीबुल्लाह ने ऐबक का मूल्यांकन करते समय कहा, ऐबक में उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि तथा शालीनता पाई जाती है। किसने कहा? हबीबुल्लाह ने। अबुल फजल ने महमूद गजनवी को निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाने वाला कहा। यह भी याद रखिएगा, अबुल फजल ने महमूद गजनवी को निर्दोष व्यक्तियों वाला कहा, लेकिन ऐबक के बारे में नहीं कहता। और यही अबुल फजल ने ऐबक की प्रशंसा में लिखता है, उसने भले और महान कार्य किए। 4 वर्ष के अल्पकाल में उसने शांति और व्यवस्था को स्थापित किया। 4 वर्ष के अल्पकाल में उसने शांति और व्यवस्था को स्थापित किया और उसने अपनी सेना में तुर्क, गोरी, खुरासानी, खिलजी और हिंदुस्तानी सैनिकों को भरा। हसन निजामी कहता है ऐबक अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता है। हसन निजामी कहता है कि ऐबक अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता है और अपने राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। मिनहाजुस सिराज कहता है ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था और वह बहुत दानशील था। यह कौन कहता? मिनहाज कहता। समकालीन लेखकों ने ऐबक को लाख बख्श कहा, लाखों का दान देने वाला, पील बख्श कहा, हाथियों का दान देने वाला। फरिश्ता ने लिखा, इतिहासकार फरिश्ता लिखता है, यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करता है तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारता। यदि व्यक्ति
अपनी दानशीलता की प्रशंसा करता है उसे अपने युग का ऐबक कहता है। और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी? इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसे ध्यान दीजिए। ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियां में ऐबक साहित्य और कला का संरक्षण था। साहित्य और कला दोनों को संरक्षण दिया, और यही कारण है कि जो इसने संरक्षण दिया, इसके संरक्षण में हसन निजामी था। इसके संरक्षण में हसन निजामी, इसके संरक्षण में कौन था? हसन निजामी। हसन निजामी इसके संरक्षण में था, और इसकी रचना है तासुल मासीर। इसकी रचना है तासुल मासीर। इतिहासकार हसन निजामी योग विद्वान व्यक्ति इसके संरक्षण में था, और इसकी रचना है तासुल मासीर। और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम है फक्र ए मुदब्बिर। फक्र ए मुदब्बिर, फक्र ए मुदब्बिर। ये एक हसन निजामी को संरक्षण दिया, दूसरा फक्र ए मुदब्बिर को दिया। किसको दिया? फक्र ए मुदब्बिर को। हसन निजामी को दिया और फक्र ए मुदब्बिर को संरक्षण दिया। ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम है आदाबुल हर्ब। इनकी जो पुस्तक है आदाब उल हर्ब, इनकी पुस्तक का नाम आदाब उल हर्ब। किसके? फक्र ए मुदब्बिर। इनकी पुस्तक का नाम और एक पुस्तक है अल सुजात नामक ग्रंथ की रचना की। इसने दिल्ली नगर का विकास किया, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, 1199 से लेके 1205 तक, 1199 से लेकर 1205 तक, 95 से लेकर 1205 तक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराता है। किसका? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है। इस्लामी पद्धति पर पहली मस्जिद, इस्लामी पद्धति पर भारत की पहली मस्जिद, इस्लामी पद्धति पर भारत की पहली मस्जिद। और इसके साथ साथ पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित कराता है। और इस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया। किसके? 27 जैन मंदिरों को तोड़कर किया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाता है। और उसके साथ साथ 1199 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। किसका? कुतुब
मीनार का निर्माण, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इसकी मृत्यु हो जाती है और यह कार्य आगे चलकर इल्तुतमिश पूरा कराता है, कुतुब निर्माण कराता है। अकस्मात इसकी मृत्यु होने के नाते, उन्हीं की याद में मृत्यु होने के नाते कुतुब मीनार का निर्माण रुक जाता है और उसके निर्माण को पूरा कौन कराता है? इल्तुतमिश। और इसको पूरा कराता है 1230-31 में इल्तुतमिश। कौन कराता है? इल्तुतमिश। ये इसका निर्माण करवाता है। और इसी समय भारत में नई स्थापत्य शैली का विकास होता है। ऐबक के पास समय का अभाव था और इसके कार्यों को इल्तुतमिश ने पूरा किया। ऐबक के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है आराम से। ऐबक के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है आराम से। ऐबक के कोई पुत्र नहीं थे। अगला शासक गद्दी पर बैठता है आराम सा। अगला शासक आराम सा 1210 से 1211 तक, 11 तक। अगला शासक आराम सा 1210 से 1211 तक। यहां पर उत्तराधिकार को लेकर समस्या हुई, लेकिन जो समस्या होने के बाद, क्यों? ऐबक को कोई पुत्र नहीं था। तुर्की अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। किसने? तुर्की अमीरों ने। इसको गद्दी पर कौन बैठाता है? तुर्की अमीरों ने। तुर्की अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया क्योंकि ऐबक के कोई पुत्र नहीं था। अबुल फजल कहता है यह ऐबक का भ्राता था। अबुल फजल क्या कहता है? यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। अबुल फजल ने यह कहा कि यह ऐबक का भ्राता है। किसका भ्राता है? ऐबक का भ्राता है। मिनहाजुस्सिराज कहता है कि ऐबक के 3 पुत्रियां थे। कितने? ऐबक की 3 पुत्रियां थी। और इसी समय अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बंगाल में अली मर्दान खान ने, किसने? बंगाल में अली मर्दान खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता और कुबाचा ने सिंध पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के तुर्क अली इस्माइल ने दिल्ली के तुर्क सरदार अली इस्माइल ने दिल्ली के तुर्क सरदार अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को सुल्तान का पद स्वीकार करने के लिए कहा। याद रखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है, दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश को सुल्तान की पदवी के लिए ऑफर किसने दिया? नाम किसने आया? अली इस्माइल ने। इल्तुतमिश उस समय बदाऊं का सूबेदार था। इल्तुतमिश उस समय बदाऊं का सूबेदार था। जड एक स्थान है जो दिल्ली के निकट है। जड दिल्ली के निकट जड नामक स्थान पर आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है। आराम शाह युद्ध में मारा जाता है। आराम शाह की हत्या कर दी गई। केवल ये मात्र 8 वर्ष तक गद्दी पर बैठता है। कौन? आराम शाह। अब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनता है। इल्तुतमिश की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए गोरी के सपने को पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका ऐबक, जिस ऐबक को भारत में पहले मस्जिद बना था। ऐबक दूसरा काम, इसे कुरान खां कहा गया है, इसे पील बख्श कहा गया है, इसे लाख बख्श कहा गया, ये सब भी इसी को कहा गया। किसको? ऐबक को। और आगे चलकर इसी के सपने को साक्षात रूप दिल्ली सल्तनत के रूप में देता है, जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम आता है? इल्तुतमिश। ठीक है। लेकिन ऐबक कुब्बत इस्लाम मस्जिद, जो 27 जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया जाता है,
कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, पूरा नहीं हो पाता, आगे चलकर 1231 में इल्तुतमिश से पूरा करता है। ठीक है, अगली मुलाकात का इल्तुतमिश के साथ।